वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखिए, क्या आपने कभी सोचा कि हम किसी भी आवाज को सुन करके आखिर उसको पहचान कैसे लेते हैं? हम जानते हैं कि जब भी हम आसपास से कोई आवाज सुनते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये उस व्यक्ति की आवाज है। और हमने आपको यह भी बताया था कि संसार में दो व्यक्तियों की आवाज कभी भी एक जैसी नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ध्वनियां हैं, ये जो साउंड है, हमें अलग अलग क्यों लगती है? हम इसको पहचानते कैसे हैं? अलग अलग हमें क्यों लगती है? हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग ध्वनियों को पहचानने के लिए हमारे कान ध्वनि के 3 महत्वपूर्ण लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा मस्तिष्क और हमारा जो कान है वो 3 महत्वपूर्ण गुणों को पहचानते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब ध्वनि के ये 3 प्रमुख गुण कौन से हैं? ध्वनि के ये 3 प्रमुख गुण हैं। नंबर 1, तीव्रता, जिसको हम प्रबलता भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाउडनेस। नंबर 2, तारत्व, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पिच या पीच। ठीक है। और नंबर 3 वो है गुणता या लय, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्वालिटी या टिम्ब्रे।
ठीक है। अब इन तीनों गुणों पर हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि के पहले प्रमुख गुण पर, जिसका नाम है तीव्रता या प्रबलता या लाउडनेस। सवाल उठता है कि तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस हम कहते किसको हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ध्वनि की जो ताकत होती है, ध्वनि की ताकत जो होती है, पावर जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, ध्वनि की ताकत को हम ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं। अब ये जो ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस है, या ध्वनि की जो ये ताकत है, ये दो बातों पर निर्भर करती है। दो बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? नंबर 1, प्रहार का आयाम, यानी उसका विस्तार कितना है, आयाम कितना है। और दूसरा है नंबर 2, वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति, जो वस्तु है उसकी नेचर क्या है, वो लोहे की बनी हुई है, किसी धातु की बनी हुई है, या किसी अधातु की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है। प्रहार के आयाम से क्या मतलब है? कोई भी चीज है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, या ये मान लीजिए लोहे की कोई ये प्लेट है, स्टील की कोई प्लेट है। इस प्लेट पर हम कोई हथौड़ा लेते हैं और इस हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो कितनी दूरी से हम इस पर प्रहार कर रहे हैं, ये जो दूरी है इसे हम आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है किसी चीज का, ये मान लीजिए हथौड़ा यहां पे था, तो यहां से हम दूर लेकर गए पहले हथौड़े को और फिर इस पे प्रहार कर रहे हैं, तो जो भी वस्तु है प्रहार करने वाली, उस वस्तु का आयाम कितना है, प्रहार का आयाम कितना है, कितनी दूर ले जाकर के हम वापस से प्रहार कर रहे हैं। तो आयाम जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा ध्वनि की प्रबलता होगी, लाउडनेस होगी। ठीक है। दूसरी चीज, ध्वनि की वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अब मान लीजिए धातु की किसी वस्तु पर आपने प्रहार किया और धातु की वस्तु से ही प्रहार किया, तो ध्वनि की प्रबलता ज्यादा होगी। स्टील की प्लेट को स्टील की चम्मच से ही आप बजा रहे हो तो आवाज ज्यादा आएगी, ध्वनि की ताकत ज्यादा होगी, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता या लाउडनेस ज्यादा होगी। लेकिन अगर ध्वनि जो हमारी स्टील की प्लेट है उसको हम लकड़ी से बजाने लग जाएं तो प्रबलता कम होगी। या फिर हम लकड़ी की कोई प्लेट हो, लकड़ी का कोई बर्तन हो, उसको हम धातु की चम्मच से उसको प्रहार करें तो भी धातु की अपनी ध्वनि की प्रबलता कम होगी, ताकत कम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस पर दो बातों का प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रहार का आयाम कितना है, कितनी दूरी से प्रहार किया जा रहा है, और दूसरा जिस वस्तु पर प्रहार किया जा रहा है या जिस वस्तु से प्रहार किया जा रहा है वो वस्तु, उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, क्या वो धात्विक है या अधात्विक है। समझे बात? क्या वो लोहे की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है या लकड़ी वगैरह की बनी हुई है। ठीक है। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं कि वस्तु की प्रकृति का जो ध्वनि उत्पन्न होती है
उसकी तीव्रता या प्रबलता या उसकी लाउडनेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो, वस्तु की प्रकृति से हमारा मतलब है, हम बता चुके हैं आपको कि वस्तु धात्विक है यानी मेटेलिक है या अधात्विक है, नॉन मेटेलिक है। अब धातु अधातु की दोनों जो होती है, धातु और अधातु जो होती हैं, मेटेलिक और मेटल और नॉन मेटल की बात है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि वस्तु किसी धातु की बनी हुई है तो उस पर प्रहार करने से उत्पन्न ध्वनि की जो तीव्रता है, उसकी जो प्रबलता है, उसकी जो लाउडनेस है, वो अधिक होगी। अगर वस्तु धातु की है तो लाउडनेस कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है। जबकि यदि वस्तु किसी अधात्विक पदार्थ से बनी हुई है तो उस पर प्रहार करने से उत्पन्न ध्वनि की जो तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस है वो अपेक्षाकृत कम होगी। उदाहरण के लिए, यदि हम धातु से बनी वस्तु को धातु की किसी अन्य वस्तु से बजाएं तो अधिक ध्वनि पैदा होगी, जबकि यदि हम लकड़ी की वस्तु को लकड़ी की ही किसी अन्य वस्तु से बजाएं तो कम ध्वनि पैदा होगी, कम साउंड पैदा होगी। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी वस्तु की प्रकृति वाली बात। वस्तु की प्रकृति के बाद में अब हम बात करेंगे प्रहार के आयाम का, उत्पन्न ध्वनि की जो तीव्रता होती है, प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर। आयाम को हम कहते हैं विस्तार, कितनी दूरी से हम प्रहार कर रहे हैं। आयाम या विस्तार से हमारा मतलब है प्रहार करने वाली और प्रहार सहने वाली, प्रहार करने वाली और प्रहार सहने वाली दोनों वस्तुओं के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। जब यह दूरी ज्यादा होती है यानी आयाम अधिक होता है तो ध्वनि की तीव्रता यानी प्रबलता यानी लाउडनेस वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर आयाम कम होता है यानी जब इन दोनों के बीच की दूरी कम होती है तो ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस कम हो जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम एक ढोलक लें, ढोलक बजाते हैं ना, तो जब धीरे धीरे बजाते हैं तो धीमी धीमी साउंड आती है, लेकिन अगर वो जोर जोर से आयाम को बढ़ा करके हम उसको बजाते हैं तो तेज प्रबल आवाज आती है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता, लाउडनेस जो होती है ये कंपन के आयाम पर यानी कंपन करने वाली वस्तु के उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस बढ़ती है और आयाम के घटने पर ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस घट जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब तक की चर्चा से आप ध्वनि के एक महत्वपूर्ण लक्षण या गुण, जिसे हम तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारे दिमाग में हमेशा की तरह एक खास प्रश्न पैदा हो रहा होगा। क्या प्रश्न पैदा हो रहा होगा? प्रश्न यह पैदा हो रहा होगा कि जब हम जानते हैं कि हर चीज को हमें मापने की आवश्यकता पड़ती है, नापने की आवश्यकता पड़ती है, मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रश्न यह है कि ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता या लाउडनेस, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किसमें मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस का मात्रक होता है डेसिबल। डेसिबल, जिसको हम प्रकट करते हैं छोटे डी और बड़े बी से, डीबी, इस तरह से डेसिबल। ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस का मात्रक क्या होता है? डेसिबल, जिसको हम स्मॉल डी और कैपिटल बी से प्रकट करते हैं।
चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ध्वनि के एक और महत्वपूर्ण गुण या लक्षण की, जिसका नाम है तारत्व या पिच। क्या आपने कभी अपनी मम्मी व पापा की आवाज में अंतर महसूस किया है? या फिर क्या आपने ढोलक और सितार उनकी आवाज में अंतर महसूस किया है? बिल्कुल किया होगा। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी की जो आवाज है, एक महिला होने के कारण, फीमेल होने के कारण पतली, महीन या तीक्ष्ण या सुरीली है, जबकि पापा की आवाज एक पुरुष होने के कारण, मेल होने के कारण मोटी, जिसको हम भारी कह सकते हैं या बेसुरी टाइप कह सकते हैं, ऐसी होती है। इसी तरह से ढोलक की आवाज भी हमें भारी नजर आती है, जबकि सितार की जो आवाज होती है वो हमें महीन सुनाई देती है। हमें ये जो अंतर दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? किस चीज के कारण दिखाई देता है? हमें ये जो अंतर दिखाई देता है वो दिखाई देता है तारत्व के कारण, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पिच। क्रिकेट वाला पिच नहीं, पिच, PITCH या पीच भी कह देते हैं, लंबी आवाज भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब तारत्व या ये जो पिच है, ये ध्वनि का वो गुण है, ये ध्वनि का वो लक्षण है जिसके आधार पर हम ध्वनि को भारी, मोटी, बेसुरी या पतली, महीन और सुरीली कहते हैं। तारत्व ध्वनि का वो गुण है जिसके आधार पर हम ध्वनि को, साउंड को भारी और महीन या बेसुरी और सुरीली इसमें बांटते हैं, ठीक है। अब ध्वनि का जो तारत्व होता है, ध्वनि की जो पिच होती है, वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है ध्वनि की आवृत्ति पर, यानी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, यानी 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की जो संख्या होती है उसको हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो तारत्व या पिच जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की आवृत्ति पर, ठीक है। किस प्रकार निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है ना, ध्वनि की जो पिच होती है, ये ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने पर दूसरा भी अपने आप ही उसी अनुपात में बढ़ जाता है। यानी अगर ध्वनि का तारत्व बढ़ रहा है तो ध्वनि की आवृत्ति भी बढ़ जाती है और उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में तारत्व बढ़ा है, ठीक है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान अनुपात में, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, वो भी उसी अनुपात में, ठीक है। यदि ध्वनि की आवृत्ति अधिक हो तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। अगर हमसे कोई ये पूछे कि हम किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ा दें
तो उसके तारत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ध्वनि का जो आवृत्ति बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ा दी है, तो ध्वनि का तारत्व भी बढ़ जाता है। और यदि ध्वनि की आवृत्ति कम होती है तो ध्वनि का तारत्व भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर तारत्व अधिक है, अगर तारत्व जो है अधिक है, अगर तारत्व अधिक है तो हमें आवाज कैसी सुनाई देती है। तारत्व के अधिक होने पर, तारत्व अधिक होने पर हमें ध्वनि जो है सुरीली, सुरीली या हम कह सकते हैं महीन या तीक्ष्ण या पतली सुनाई देती है। कैसी सुनाई देती है। अगर तारत्व ज्यादा है तो हमें ध्वनि कैसी सुनाई देगी, सुरीली, पतली या कह सकते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण या फिर महीन, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर ध्वनि का तारत्व ज्यादा है तो हमें ध्वनि जो है वो सुरीली या महीन या तीक्ष्ण सुनाई देती है। अब सुरीली ध्वनि जिसकी भी है, हम बता सकते हैं कि उसका तारत्व ज्यादा है। जैसे महिलाओं की ध्वनि सुरीली होती है ना, आदमी की भारी होती है, तो महिलाओं का जो तारत्व होता है ध्वनि का वो ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर तारत्व कम है, मान लीजिए तारत्व या पिच जो है वो कम है, और कम होने पर हमें ध्वनि कैसी सुनाई देगी, मोटी सुनाई देगी या बेसुरी सुनाई देगी या भारी सुनाई देगी। आई बात समझ। अब देखिए, तारत्व से जुड़े हुए हमसे कई प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जैसे शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, दोनों में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। किस किस में से, एक तो शेर और एक मच्छर। सवाल यह है कि शेर और मच्छर में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। जवाब वही है, हमें पहचानना क्या है कि किसकी ध्वनि भारी होती है और किसकी ध्वनि महीन होती है। तो हमारा जवाब होगा शेर की ध्वनि भारी होती है। और ध्वनि भारी कब होती है, जब उसका तारत्व कम होता है। तो शेर की ध्वनि का तारत्व कम होता है और मच्छर की ध्वनि जो है उसका तारत्व अधिक होता है। ठीक है, इसी तरह से अभी अभी हमने आपको बताया भी था कि स्त्री यानी महिला और पुरुष, इन दोनों में से किसकी ध्वनि का तारत्व ज्यादा होता है और किसका कम होता है। जवाब वही है, हमें पहचानना सिर्फ इतना सा है कि किसकी ध्वनि, किसकी साउंड हमें महीन या सुरीली महसूस होती है, बारीक महसूस होती है। जवाब है स्त्री की हमें सुरीली महसूस होती है या महीन महसूस होती है। तो जब सुरीली महसूस हो रही है, इसका मतलब सुरीली कब महसूस होती है, जब तारत्व अधिक होता है। इसका मतलब स्त्री की जो ध्वनि होती है, फीमेल की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसका तारत्व अधिक होता है। और पुरुष की भारी है, इसका मतलब तारत्व कम है। यह भी हमें याद रखना है। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि चिमटा, टोंग, जिसको अंग्रेजी में टोंग बोलते हैं, और घंटी, बैल, इन दोनों को बजाने से किसकी जो ध्वनि है
उसका तारत्व अधिक होगा। तारत्व अधिक है इसका मतलब किसकी ध्वनि हमें बारीक या महीन सुनाई देगी। तो हम देखते हैं कि चिमटा और ध्वनि घंटी दोनों को अगर हम बजाएं तो जो घंटी है उसकी ध्वनि हमें बारीक नजर आती है और चिमटे की मोटी नजर आती है। तो जिसकी बारीक नजर आ रही है, सुरीली नजर आ रही है, उसका तारत्व कैसा है? अधिक है। तो घंटी का जो तारत्व होगा, घंटी की आवाज का, वो अधिक होगा। ठीक है। और चिमटे की आवाज हमें थोड़ी भारी सुनाई दे रही है, मोटी सुनाई दे रही है। इसका मतलब चिमटे की जो ध्वनि है उसका तारत्व कैसा है, उसकी पिच कैसी है? कम है। ठीक है। तो तारत्व या पिच की हमें जब पहचान करनी है कम या अधिक की, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बारीक ध्वनि कौन सी है और मोटी ध्वनि कौन सी है। जो ध्वनि बारीक होती है उसका तारत्व अधिक होता है हमेशा, और मोटी ध्वनि होती है तो उसका तारत्व कम होता है। ठीक है। इसी आधार पर हम तारत्व की पहचान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्वनि के अगले प्रमुख गुण पर, जिसका नाम है गुणता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वालिटी या टिम्ब्रे। गुणता, क्वालिटी या टिम्ब्रे जो है ध्वनि का तीसरा महत्वपूर्ण गुण होता है, तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है। हालांकि ये जो गुण है ये आपके कोर्स में नहीं बताया गया है, फिर भी इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे संक्षेप में। देखिए, गुणता को हम सामान्य भाषा में लय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लय। क्या बोलते हैं? लय। लय, लय। हम कहते हैं ना लय और ताल की आपको जानकारी नहीं है, तो गुणता को हम सामान्य भाषा में लय बोलते हैं, लय। और लय का जो संबंध होता है वो ध्वनि के जो दो पहले हमने गुण बताए हैं, कौन कौन से? नंबर 1 तीव्रता, जिसको हम प्रबलता भी बोलते हैं, प्रबलता, और जिसको हम लाउडनेस भी कहते हैं, LOUDNESS। और दूसरा गुण हमने जो अभी अभी चर्चा की थी वो थी तारत्व, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पिच, PITCH, पिच। तो ये जो ध्वनि का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, इसको हम गुणता या लय बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वालिटी या टिम्ब्रे बोलते हैं। ये किस पे निर्भर करता है? ये तीव्रता, प्रबलता, लाउडनेस और तारत्व यानी पिच, इन दोनों पर निर्भर करता है, इन दोनों के तालमेल पर निर्भर करता है। ठीक है। ध्वनि के उतार चढ़ाव को हम लय कहते हैं। लय किसको कहते हैं? ध्वनि के उतार चढ़ाव को। कोई भी एक चीज है, कोई भी एक गाना है, उस एक गाने को कई प्रकार से गाया जा सकता है, अलग अलग स्टाइल में गाया जा सकता है। और अलग अलग स्टाइल कब मानी जाती है? जब उसके उतार चढ़ाव में अंतर आ जाता है। ठीक है। तो गाने की एक ही लाइन को अलग अलग प्रकार से बोला जा सकता है। अलग अलग इलाके में एक ही वाक्य को बोलने का जो फ्लो होता है, लय होती है, उसका बोलने का उतार चढ़ाव होता है, वो अलग अलग होता है। हम देखते हैं ना कि जैसे कोई आदमी भाषा बोलता है, हमें पता लग जाता है कि ये किस इलाके का है, ये जोधपुर साइड का है या साउथ का है या भरतपुर साइड का है, ब्रजभाषी है, या बिहार का है, किस जगह का है। तो ये जो लय होती है, इस लय से मालूम चलता है
लय क्या है? ध्वनि का उतार चढ़ाव। और ध्वनि का उतार चढ़ाव किस पर निर्भर करता है? तीव्रता, प्रबलता और लाउडनेस पहला गुण, और तारत्व यानी पिच, इन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तीसरे महत्वपूर्ण गुण की हमने बात कर ली। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। गुणता का मतलब होता है लय से, लय का मतलब होता है ध्वनि का उतार चढ़ाव। और ये ध्वनि का उतार चढ़ाव या लय जो है वो किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के जो दो महत्वपूर्ण पहले गुण हमने बताए, नंबर 1 तीव्रता, प्रबलता या लाउडनेस, और नंबर 2 तारत्व यानी पिच, इन दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि विभिन्न वाद्य यंत्र यानी संगीत के जो यंत्र होते हैं, विभिन्न वाद्य यंत्रों में चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे सितार हो, चाहे बांसुरी हो, इन सब में अलग अलग बटन होते हैं, अलग अलग तार होते हैं, और अलग अलग बटन और अलग अलग तारों से अलग अलग आवृत्ति और तारत्व की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी या तारत्व यानी पिच, इसके आधार पर हम ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 श्रव्य ध्वनि, नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रव्य यानी जिसको सुना जा सकता है। ठीक है, श्रव्य ध्वनि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इसी तरह से नंबर 2 ध्वनि का दूसरा प्रकार है अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि का मतलब है वो ध्वनि जो सुनी ना जा सके, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी से कम होती है। अप यानी कम, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसी तरह से ध्वनि का तीसरा जो प्रकार है आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, वो है पराश्रव्य ध्वनि। ये जो पराश्रव्य ध्वनि है ये भी सुनी नहीं जा सकती। क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि इसकी आवृत्ति सुनने वाली जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उससे ज्यादा होती है। परा मतलब ज्यादा, और उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर या पिच के आधार पर, तारत्व के आधार पर ध्वनि को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड, अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड, और पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। चलिए अब हम बारी बारी से इन तीनों प्रकार की ध्वनियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रव्य ध्वनि पर यानी ऑडिबल साउंड पर। श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड वे ध्वनि होती हैं, वे साउंड होती हैं जिन्हें मानव अपने कान के द्वारा आसानी से सुन सकता है। आसानी से सुन सकता है, नाम ही श्रव्य है, यानी जो सुनी जा सके। तो श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल जो साउंड है, इसका मतलब है वे ध्वनियां जिनको मानव आसानी से अपने कान से सुन सकता है। अब हमने आपको बताया था कि आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज, जिसको हम HZ से प्रकट करते हैं। ठीक है,
अब 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक जो आवृत्ति वाली ध्वनियां होती हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको हम Hz से प्रदर्शित करते हैं, H बड़ा Z छोटा। 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनियां होती हैं, फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनियां होती हैं, इन सभी ध्वनियों को हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड। ठीक है, श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड क्यों कहलाती हैं? क्यों कहलाती हैं? क्योंकि मानव अपने कान से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली, अधिक की फ्रीक्वेंसी वाली किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकता है, किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकता है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं ध्वनि को सुन पाते हैं जो ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो ये तो बात हमारी हो गई श्रव्य ध्वनियों की, यानी ऑडिबल साउंड्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपश्रव्य ध्वनि पर, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। अपश्रव्य का मतलब क्या होता है? श्रव्य से नीचे। अभी अभी हमने आपको बताया था कि हम अपने कानों से 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनियां हैं उन्हें हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। तो वे ध्वनियां, वे साउंड्स जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन ध्वनियों को हम कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि, यानी इंफ्रासोनिक साउंड। हम आपको बता चुके हैं कि मानव अपने कानों के द्वारा इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और मानव 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली जो ध्वनियां होती हैं केवल उनको ही सुन पाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि की, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड की। सबसे पहले सवाल उठता है कि पराश्रव्य ध्वनियां या अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है? देखिए नाम से यहां पे स्पष्ट, परा यानी ज्यादा, परे, बियॉन्ड। ठीक है, किसके परे, किससे ज्यादा? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उन ध्वनियों को हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनियां या अल्ट्रासोनिक साउंड। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बता चुके कि मानव अपने कानों से सिर्फ उन्हीं ध्वनि को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से नीचे और 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनियां होती हैं उनको हम कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा जिन ध्वनियों की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उनको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनियां या अल्ट्रासोनिक साउंड। ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती हैं इनको भी मानव अपने कानों से नहीं सुन पाता है। अब देखिए, ये जो
पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, इनके कुछ खास उपयोग होते हैं मानव जीवन में। कुछ उपयोगों की हम चर्चा करेंगे। पहला उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, रोग निदान के क्षेत्र में। रोग निदान, रोग निदान का मतलब होता है रोग का पता लगाना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान यानी रोग का पता लगाने के लिए हम पराश्रव ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी सुना है कि नहीं सुना है? सोनोग्राफी को हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रा सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। डॉक्टर कई बार रोग की पहचान करने के लिए मरीज को सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने की सलाह देते हैं। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग डॉक्टर गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु के विकास और उसके स्वास्थ्य की जांच करने में भी करते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ डॉक्टर लालच में आकर इस महत्वपूर्ण तकनीक का दुरुपयोग भी करते हैं और वो इस तकनीक के माध्यम से जन्म से पहले ही बच्चे के माता पिता को इस बात की जानकारी दे देते हैं कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। और लड़की का नाम लेते ही पिछड़े इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस लड़की को जन्म से पहले ही मारने का प्रयास करते हैं और अक्सर मार डालते हैं। ये विडंबना है कि हमारे देश में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कि लड़कियों को बिल्कुल कोई वेटेज नहीं दिया जाता, दोयम दर्जे का माना जाता है, लड़कों को पसंद किया जाता है। तो कुछ लोग लालच में आकर, कुछ डॉक्टर्स लालच में आकर जन्म से पहले ही बता देते हैं कि जन्म लेने वाला बच्चा जो है लड़का है या लड़की है, और जैसे ही उन्हें पता पड़ता है कि ये लड़की है तो वो उसको मारने का प्रयास करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जन्म से पहले डॉक्टर के द्वारा इस प्रकार की जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है। सरकार ने इस पर रोक लगाई हुई है और इस प्रकार के कार्य करने वाले डॉक्टर की सूचना देने वाले को, व्यक्ति को करीब 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है। ठीक है। तो सोनोग्राफी का या पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं, पराश्रव्य ध्वनि जो है, उसका पहला जो उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में होता है और रोग निदान के क्षेत्र में होता है। ठीक है। और रोग का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर सोनोग्राफी का या अल्ट्रासोनोग्राफी का करवाने की सलाह देते हैं। ये किस सिद्धांत पे काम करती है? पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक साउंड के सिद्धांत पर। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई नापने या समुद्र में गोता लगा रही, समुद्र में तैर रही, अंदर पानी के अंदर तैर रही पनडुब्बी की स्थिति या उस पनडुब्बी की जो चाल है, जो स्पीड है, उसका पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कैसे पता लगता है कि समुद्र कितना गहरा है, या कैसे पता लगता है कि समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी तैर रही है उसकी पोजीशन क्या है या उसकी स्पीड क्या है? यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि समुद्र की गहराई नापने के लिए
या समुद्र में गोता लगाने वाली पनडुब्बी। पनडुब्बी का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का विमान जो कि पानी के अंदर जाता है, अंदर रहता है, अंदर घूम सकता है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई नापने या समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बी की स्थिति या उसकी स्पीड का पता लगाने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है सोनार। क्या नाम है? सोनार। सोने का नाम तो सुना ही होगा, सुनार नहीं, सोनार। क्या है? सोनार, सोनार। ठीक है, अब ये सोनार नामक जो यंत्र है, सोनार नामक जो यंत्र है, यह यंत्र इस कार्य के लिए पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करता है। कैसे करता है कि मान लीजिए ये समुद्र है और ये या तो समुद्र का तल है, ये मान लीजिए समुद्र का तल है ये वाला, ठीक है, और या फिर ये मान लीजिए यहां पर कोई पनडुब्बी है। ठीक है, तो समुद्र के सतह पर जो जहाज होता है वहां से पराश्रव्य ध्वनियां यानी अल्ट्रासोनिक साउंड की जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनको छोड़ा जाता है। और जब ये तरंगे पेंदे से या पनडुब्बी से टकराती हैं और वापस रिवर्स होकर के, परावर्तित होकर के और पुनः सोनार नामक यंत्र के वहां पे पहुंचती हैं, और वो यंत्र ये कैलकुलेट करता है कि कितना समय लगा इन पराश्रव्य ध्वनियों को वापस लौटने में, और उसके आधार पर बताता है कि कितनी गहराई पर या कितनी गहराई पर समुद्र कितना गहरा है या कितनी गहराई पर समुद्र के अंदर पनडुब्बी तैर रही है या कितनी स्पीड पे तैर रही है। ठीक है, तो यहां पर याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए या समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बी की स्थिति या उसकी चाल या उसकी स्पीड पता करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सोनार। सुनार नहीं, सोनार। ठीक है, और ये सोनार नामक जो यंत्र होता है वो पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है, साउंड वेव्स का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी, कि ये जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड है, इनका एक प्रयोग और किया जाता है। खोजी कुत्ते नाम सुना होगा आपने, जो पुलिस के पास होते हैं, सेना के पास होते हैं। तो खोजी कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष प्रकार की सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो सीटी होती है ये विशेष प्रकार की हमने इसलिए कहा क्योंकि ये जो सीटी होती है ये पराश्रव्य ध्वनि पैदा करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड पैदा करती है। तो पराश्रव्य ध्वनि जो होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है, उसको पैदा करने वाली सीटियों का प्रयोग हम किस में करते हैं? खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने में, उसको उनको ट्रेनिंग देने में। यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे जो हम आपको बाद में भी बताएंगे, वो ये कि ये जो पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं, ये हमने जैसे कि हमने आप बता चुके हैं आपको कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनियां होती हैं उनको हम पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। और ये ध्वनि हम मानव अपने कानों से नहीं सुन सकता, हमें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन कुत्ते जैसे जो जानवर होते हैं वो इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए पराश्रव्य ध्वनि पैदा करने वाली जो सीटियां हैं उनका प्रयोग हम करते हैं खोजी कुत्तों को ट्रेनिंग देने में, उनको प्रशिक्षित करने में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चौथे उपयोग की। ये जो पराश्रव्य ध्वनि है, आपने सुना होगा कि चमगादड़ जो होता है, बैट जो होती है, चमगादड़ या बैट जो होता है उसको रात में दिखाई नहीं देता, परंतु चमगादड़ रात में भी बिना किसी वस्तु से टकराए
बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकती। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा अक्सर कि जब चमगादड़ को दिखाई नहीं देता तो रात में बिना टकराए आखिर उड़ कैसे लेती? इसका कारण भी पराश्रव्य ध्वनि है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैसे हैं कि चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे पैदा करता है और ये तरंगे मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकरा करके जब लौटती हैं तो उनके आधार पर चमगादड़ निर्णय लेता है कि रास्ते में कोई चीज है या नहीं। यानी चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड पैदा करके और परावर्तित होकर के आने वाली ध्वनियों को सुनता है। अर्थात जब चमगादड़ द्वारा पैदा की गई पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड किसी वस्तु से टकरा करके परावर्तित होती हैं तो चमगादड़ को मालूम चल जाता है कि रास्ते में कोई चीज है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि चमगादड़ के अलावा कुत्ता या चूहे जो होते हैं, चूहे और एक मछली होती है व्हेल मछली, शार्क जिसको हम कहते हैं। तो चमगादड़ के अलावा कुत्ते, चूहे और व्हेल मछली, ये तीन जो जीव होते हैं ये भी पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मानव के कान की यानी मानव के कर्ण की यानी ह्यूमन के ईयर की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव के कान की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, उसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।